प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आज के इस ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। और आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, आनंद होंगे, प्रसन्न होंगे। और इस प्रकार की अपेक्षा, इस प्रकार की आशा, ऐसा विश्वास केवल आपके हितार्थ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में हम सब ने हिंदी साहित्य सागर के अंतर्गत संक्षिप्त कहानियों में संकलित पाठ 4 नेताजी का चश्मा, इस पाठ के अंतर्गत हमने उसके विभिन्न विषय वस्तुओं का अध्ययन किया था। हम सब ने इस पाठ के अंतर्गत इस कहानी के सारांश को समझा, इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता को समझा, कहानी को लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है या कहानी का क्या उद्देश्य हमें स्पष्ट हो रहा है, इसके विषय में जाना। और इसके साथ ही हम सब ने इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं, जैसे हवलदार साहब, कैप्टन चश्मे वाला, पान वाला या मोतीलाल जो कि ड्राइंग मास्टर हैं, इनके चरित्र चित्रण के विषय में भी हमने संक्षिप्त रूप में जानने का प्रयास किया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और इसी पाठ से हम लोग उदाहरण के रूप में एक अवतरण पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर को समझने का प्रयास करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जब परीक्षाओं में आपसे अवतरण आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम लोग किस प्रकार से उन उत्तरों को लिखें कि हमें अधिकाधिक अंक प्राप्त हो सकें। और कई बार उत्तरों को लिखने में आपसे जो त्रुटियां रह जाती हैं, उन त्रुटियों के विषय में भी बात करेंगे इस संक्षिप्त कक्षा के माध्यम से। तो एक अवतरण आपके जो पाठ्य पुस्तक में ही दिया गया है, उस अवतरण को हम पढ़ते हैं और उस पर आधारित जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को आपके समक्ष रखा जाएगा और उनके उत्तर किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसकी भी बात कही जाएगी। जैसे एक उदाहरण के रूप में अवतरण है आपके पुस्तक में ही, पृष्ठ संख्या 53 यानी 53 पर, कि पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो ये एक अवतरण है और इस अवतरण के आधार पर कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो हम किस प्रकार से उन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। जैसे एक पहला प्रश्न हो सकता है कि पान वाला कौन था, उससे कौन क्या बात कर रहा था। तो पान वाला कौन था? अभी पिछली कक्षा में हमने पान वाले के चरित्र चित्रण के माध्यम से भी इसका आपको परिचय दिया था कि पान वाला एक खुश मिजाज आदमी था। और इसके अतिरिक्त इस अवतरण में भी इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर लिखा हुआ है, तो आप बड़ी सरलता से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि पान वाला कस्बे की चौराहे पर एक पान की दुकान चलाता है। ठीक है। उसके बाद आप उसके स्वभाव के बारे में लिख सकते हैं कि वह एक मोटा खुशमिजाज आदमी है। और फिर उससे दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि उससे कौन क्या बात कर रहा था। तो आप इसका उत्तर सरल शब्दों में लिख सकते हैं कि उससे हवलदार साहब बात कर रहे थे या वह हवलदार साहब से बात कर रहा था। अगर आपके पास अतिरिक्त समय है तो इस प्रश्न के उत्तर को और व्याख्यायित करके लिख सकते हैं कि हवलदार साहब जब उस कस्बे से गुजरते थे और उनके पास अतिरिक्त समय होता था तो वह कस्बे के उस चौराहे पर रुककर और इसी पान वाले की दुकान से पान खाया करते थे। और उसी पान वाले से उन्होंने कैप्टन चश्मे वाले के विषय में भी पूछा। ठीक है। आगे की पान वाले के व्यक्तित्व के बारे में लिखिए। अगला प्रश्न है कि पान वाले के व्यक्तित्व के बारे में लिखिए, उसके व्यवहार के, उसके विचार के, उसके आप कह सकते हैं चरित्र के विषय में संक्षिप्त रूप में आपको लिखना है। क्योंकि 2 अंक का प्रश्न है तो प्रयास करिए कि आप 2-3 पंक्तियों में इसका उत्तर स्पष्ट हो जाए। हमें न तो अपूर्ण उत्तर लिखना है और न ही हमें अनावश्यक रूप से किसी प्रश्न को उत्तर में विस्तार देना है। बहुत से विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर खूब बढ़ा चढ़ाकर लिख देते हैं, लेकिन उसकी भी बहुत आवश्यकता नहीं होती है, वो आपके समय की हानि होती है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कि पान वाले के व्यक्तित्व के बारे में लिखिए, इसका आप लिख सकते हैं कि पान वाला कस्बे के चौराहे पर पान की दुकान लगाता था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज या हंसोड़ आदमी था। जब वह हंसता था तो उसके मोटापे के कारण जो उसकी तोंद थी वह थिरकती रहती थी। और
हर समय पान खाते रहने के कारण जो उसकी बत्तीसी थी, यानी जो उसके दांत थे, वो हमेशा लाल और काले रंग मिश्रित दिखाई देते थे। क्योंकि पान खाता था तो पान खाने से जो उसका रंग छोड़ता है वह लाल हो जाता है, और वही रंग जो बहुत समय तक दांतों में रह जाता है, या वही पान जो बहुत समय तक दांतों में रह जाता है, तो फिर वह हमारे दांतों को काला भी कर देता है। तो उसके व्यक्तित्व के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि पान वाला कस्बे के चौराहे पर एक पान की दुकान लगाता है। वह एक काला, मोटा, खुशमिजाज आदमी है। जब वह हंसता है तो उसके हंसने से उसकी जो तोंद ऐसे थिरकती है जैसे लगता है कि कोई भारी वस्तु ऊपर नीचे हो रही हो। आप अपने शब्दों में इसका उत्तर लिख सकते हैं, और उसके बाद एक पंक्ति और बढ़ाकर लिख सकते हैं कि हर समय पान खाते रहने के कारण जो उसकी बत्तीसी थी या जो उसके दांत थे वह लाल और काले हो गए थे। तो यह भी प्रश्न 2 ही अंक का था, तो आप चाहें तो इसका भी उत्तर 2-3 पंक्तियों में लिख सकते हैं। 4 पंक्तियां अगर हो जाएं तो भी ठीक है, लेकिन उससे अधिक आपको लिखने की बहुत आवश्यकता भी नहीं है अगर आपका उत्तर पूर्ण हो जाता है तो। एक तीसरा प्रश्न है कि हालदार साहब की जिज्ञासा किस प्रकार शांत हुई, समझाकर लिखिए। हालदार साहब की जिज्ञासा, अब आपको समझने की आवश्यकता है। अपने कहानी के सारांश को पढ़ा है, आपने एक पुस्तक में कहानी को पढ़ा होगा, तो आप यह समझ लें कि हालदार साहब की जिज्ञासा क्या थी। हालदार साहब जब उस कस्बे से गुजरते थे और नेताजी की मूर्ति को जब वो देखते थे तो हमेशा उनको उस मूर्ति पर एक असली वाला ओरिजिनल चश्मा दिखाई देता था, और कई बार वो जो चश्मा होता था जो असली में है वह बदला हुआ भी दिखाई देता था। तो इसको देखकर उनके मन में एक जिज्ञासा, उत्सुकता हुई कि कौन ऐसा कोई व्यक्ति है शायद इस कस्बे में कि जो इनके नेताजी के मूर्ति पर लगे हुए चश्मे को बदल दिया करता है। तो वह उस व्यक्ति के बारे में या कौन यह कार्य करता है उसके बारे में जानना चाहते थे। तो प्रश्न है कि हालदार साहब की जिज्ञासा किस प्रकार शांत हुई, समझाकर लिखिए। तो कैप्टन चश्मे वाले के द्वारा यह चश्मा बदला जाता था, और उसके विषय में किसने बताया? पान वाले ने बताया। तो हम कह सकते हैं कि पान वाले ने हालदार साहब को समझाया कि नेताजी का चश्मा कैप्टन चश्मे वाला बदला करता है, और उसका कारण यह है कि कैप्टन चश्मे वाले को बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति खटकती थी। यानी नेताजी की मूर्ति पर चश्मे का न लगा होना कैप्टन चश्मे वाले को अच्छा नहीं लगता था। उसे यह लगता था कि यह हमारे स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान है। इसलिए इस अपने पीड़ा को दूर करने के लिए वह हमेशा नेताजी के मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। जैसे उस बिना चश्मे के उस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कैप्टन चश्मे वाले को कोई असुविधा हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, कोई बहुत बड़ी पीड़ा हो रही है। तो अपने उस पीड़ा से मुक्ति के लिए, अपने मन के संतोष के लिए और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जो उसके अंदर आदर का भाव है उसको और पुष्ट करने के लिए वह नेताजी की मूर्ति पर हमेशा चश्मा लगा दिया करता था। तो वह अपने चलती फिरती दुकान से जो थोड़े से फ्रेम वो लेकर बेचा करता था, उनमें से किसी एक फ्रेम को नेताजी की मूर्ति पर हमेशा लगा देता है, और जब कभी किसी ग्राहक को वह फ्रेम पसंद आ जाता था तो उस ग्राहक को वह फ्रेम बेच देता था और उसके स्थान पर दूसरा फ्रेम लगा देता था। तो इस तरह से जो जिज्ञासा थी हालदार साहब की कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता है, कौन बदलता है, तो उस जिज्ञासा को किसने शांत किया? पान वाले ने शांत किया। इस तरह से पान वाले ने हालदार साहब, आप उसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि पान वाले ने हालदार साहब की जिज्ञासा को शांत करते हुए उन्हें समझाया कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कैप्टन चश्मे वाला करता है, क्योंकि शायद बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति उसे खटकती थी, उसे असुविधा होती थी, उसे स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बिना चश्मे के मूर्ति होना अपमान लगता था। तो अपने स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान रखने के लिए और अपने मन की पीड़ा को दूर करने के लिए, अपनी दुविधा को समाप्त करने के लिए वह हमेशा अपने चश्मे के फ्रेम में से एक फ्रेम
नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। और जब कभी कोई ग्राहक उस फ्रेम को पसंद करता और उसे खरीदना चाहता तो वह कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर से उठाकर वह फ्रेम उक्त ग्राहक को बेच देता और फिर दूसरा फ्रेम लगा देता था। तो यही कारण था कि नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा लगा हुआ था और यही कारण था कि नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ असली चश्मा बार बार बदल भी जाया करता था। तो ये 3 अंक का प्रश्न है। जाहिर सी बात है कि थोड़ा विस्तारित उत्तर होगा, तो उसका भी ध्यान रखते हुए आप पूरी बात स्पष्ट करते हुए उत्तर लिखेंगे। इसी तरह से एक और प्रश्न जो इसी अवतरण पर आधारित है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किसने बनवाई और उस मूर्ति में क्या कमी रह गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किसने बनवाई और उस मूर्ति में क्या कमी रह गई थी। तो जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा है कि कस्बे में नगर पालिका थी और जो यदा कदा अपना काम करती भी रहती थी, कभी नाली बनवाना, सड़क बनवाना या छोटे मोटे जो काम हो सकते थे वह काम नगर पालिका किया करती थी। एक बार उसी नगर पालिका में किसी उत्साही अधिकारी का आगमन हुआ और उत्साही अधिकारी ने इस बात को भाप कर कि जो चौराहा है वह खाली है, सूना है, तो उस चौराहे पर किसी की मूर्ति लगनी चाहिए और फिर उसने अपने उस उत्साह में नेताजी की मूर्ति लगवा दी। तो इस प्रश्न का उत्तर कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति किसने बनवाई थी और उस मूर्ति में क्या कमी रह गई थी और क्यों रह गई थी। 3 खंड में प्रश्न है, जाहिर सी बात है 3 अंक का प्रश्न है, तो आपको इसका उत्तर भी स्पष्ट तरीके से सविस्तार आपको देना है और ध्यान रखना है कि बहुत संक्षिप्त ना हो, बहुत अधिक विस्तारित भी ना हो। तो आप इसके उत्तर में, जैसा कि आपके पुस्तक में भी दिया गया है, उत्तर लिख सकते हैं कि नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। उन्हें देश के अच्छे कलाकारों के बारे में जानकारी नहीं थी और बजट और समय भी कम रहा होगा। यानी उस अधिकारी को देश में मूर्ति बनाने वाले कुछ अच्छे कलाकार भी हैं, उन कलाकारों के विषय में कोई ज्ञान नहीं होगा और इसके साथ साथ हो सकता है कि उसके पास समय की कमी रही होगी, हो सकता है कि नगर पालिका के पास बजट की कमी रही होगी, यानी अधिक धन वो खर्च करने की अवस्था में न हो, विवश हो, कम खर्च में ही अपना कार्य करने के। इसलिए उन्होंने कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर को, जिनका नाम मास्टर मोतीलाल है, उन्हें मूर्ति बनाने का जिम्मा सौंप दिया। और मास्टर मोतीलाल जो कि कस्बे में इकलौते ड्राइंग मास्टर थे, फिर भी मूर्ति बनाने का जिम्मा उनको दिया गया, तो उन्होंने महीने भर में ही मूर्ति बनाकर और नगर पालिका को दे देने का विश्वास दिलाया होगा। चूंकि नगर पालिका के पास भी समय और बजट दोनों कम था, तो कम बजट में जो कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर थे वही नगर पालिका को मिल सकते थे। और दूसरी चीज की चूंकि समय की कमी थी और मास्टर मोतीलाल के पास भी इस तरह का कोई काम अधिक मिला नहीं होगा, तो वह कम समय में ही यानी महीने भर के अंदर ही मूर्ति बनाकर और नगर पालिका को सौंप देने का वादा भी करते हैं। हालांकि आपके पुस्तक में इसी चीज को थोड़ा उपेक्षित भाव में इस प्रकार से लिखा गया है कि महीने भर में मूर्ति लाकर पटक देने की बात भी कही। तो आप इसको कह सकते हैं कि मास्टर मोतीलाल ने महीने भर में ही मूर्ति को बनाकर और नगर पालिका को सौंप देने का वादा किया होगा। मूर्ति सुंदर बनी थी, पर जल्दबाजी में या तो वो चश्मा लगाना भूल गए या फिर उन्हें संगमरमर से बना हुआ संगमरमर का कोई पारदर्शी चश्मा बनाना नहीं आता होगा। ठीक है, तो 3 प्रश्न खंड थे इसमें कि नेताजी की मूर्ति किसने बनवाई। तो किसने बनवाई? नगर पालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने या फिर किसी उत्साही बोर्ड ने नेताजी की मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया। फिर अगला प्रश्न है कि उस मूर्ति में क्या कमी रह गई। तो संभव है कि मूर्ति बनाने के लिए किसी अच्छे मूर्तिकार के विषय में अधिकारी को जानकारी नहीं होगी, समय की कमी होगी, बजट की कमी होगी, इसलिए उस कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को मूर्ति बनाने का जिम्मा सौंपा गया। और क्या कमी रह गई, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि समयाभाव और बजट की कमी के कारण
मास्टर मोतीलाल ने भी 1 महीने के अंदर मूर्ति बना देने का वादा किया होगा और इसी जल्दीबाजी में शायद वह मूर्ति पर चश्मा बनाना भूल गए, या आप कह सकते हैं कि उन्हें संगमरमर का पारदर्शी चश्मा बनाना नहीं आया होगा। अतः उस मूर्ति में यह एक कमी के रूप में हमें दिखाई देती है कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। इसी तरह से दूसरे भी प्रश्न हैं इस आपके अभ्यास प्रश्न में। जैसे एक अवतरण यह भी है कि कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक तो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। अब नगर पालिका है तो कुछ न कुछ करती है। इसका इस पंक्ति के माध्यम से एक व्यंग मारा गया है कि यदा कदा कुछ काम भी अपनी जिम्मेदारी समझकर नगर पालिका किया करती। तो ये अवतरण है। इस अवतरण पर आधारित 4 प्रश्न हैं। उन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है कि कहानीकार का नाम और उसकी 2 अन्य रचनाओं के नाम लिखिए। इसके विषय में भी हमने कई बार आपसे कहा है कि कहानीकार के बारे में आप ध्यान पूर्वक पढ़िए, उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जानिए, उनकी रचना शैली के बारे में जानिए और इसके अतिरिक्त उन्होंने कौन सी और रचनाएं लिखी हैं जो आपके पुस्तक में संकलित पाठ हैं। इसके अतिरिक्त कौन सी और पुस्तकें या रचनाएं रचनाकारों ने लिखी है, इसके बारे में भी आपको गहन जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसके अतिरिक्त संक्षिप्त प्रश्न के रूप में ही 3 अंक के 2 अंक के प्रश्न के रूप में ही आपसे शीर्षक की सार्थकता के विषय में भी पूछा जा सकता है। आपसे शीर्षक से क्या आपको शिक्षा, कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको पात्रों के चरित्र चित्रण से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी को आप बड़े गंभीरता पूर्वक, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे। आगामी परीक्षाओं में से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उसके लिए तैयार रहिए। और इस पाठ से संबंधित और पिछले पाठ महायज्ञ के पुरस्कार, इन तीनों ही पाठों से संबंधित जो PDF है, जो आपके वर्कबुक में प्रश्न दिए गए हैं, उनसे संबंधित PDF आपको वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। आज संभव है कि आपको पार्ट 3 का जो वर्कबुक में प्रश्न उत्तर दिया गया है वह आपको प्राप्त हो जाए। और पद्य भाग में हम लोगों ने पाठ 3 तक अध्ययन किया है, तो उसका आपको वर्कबुक का संबंधित पृष्ठ आपको प्राप्त हो चुका होगा PDF के रूप में या JPG फाइल के रूप में। तो उससे देखकर आप उस पाठ को लिख लेंगे और पाठ 3 महायज्ञ का पुरस्कार, इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर है वो आज आपको संभव है कि प्राप्त हो जाएंगे। आप उसको देखकर और उसे लिखिए और उसके अनुसार अपनी परीक्षाओं की तैयारी भी करिए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सानंद रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।